तो लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, लोअर बैक का बहुत ज़्यादा इशू आता है। लोअर बैक का और सर्वाइकल का सिस्टम वर्क करते हैं लोग, तो सर्वाइकल इश्यूज आते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लाइफ में बहुत कुछ है। उसके बाद सरकार ने पैरा ओलंपिक कमेटी बनाया हुआ है, उनके लिए स्पेसिफिक गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। तो फिज़ियोथेरेपी में हम मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और प्रॉपर गाइडेंस, ergonomics के द्वारा उनको ठीक करते हैं। जो काम फिज़ियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, वो रोबोट नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि, जिनके हाथों में जादू है, जो लोगों के दर्द को दूर करते हैं। क्योंकि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की हीलिंग पावर किसी दवा से कम नहीं होती। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने के लिए। अ, मेरा नाम डॉक्टर रमन शर्मा है। मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, साथ ही पैरालंपिक का नेशनल कोच हूँ, वहाँ पे एज़ ए फिज़ियो काम करता हूँ। 4 साल से इस लाइन में हैं, देख रहे हैं केसेस और कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और आपके अब तक के क्या क्या अनुभव रहे हैं इस फील्ड में। मैम, जर्नी का शुरुआत हुआ था हमारा 2018 में। 2018 में मोटिवेशन यही मिला कि हमारे पिताजी जो हैं डिफेंस में हैं, उनको देख के, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनका फ़िटनेस देख के हमें मोटिवेशन आया। उसके बाद जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हमने देखे इतने सारे केसेस देखे, जो लोग बेड रिडन हैं, फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हैं। तो उनको देख के लगा कि अगर ये मेडिकेशन पे जाते हैं तो मेडिकेशन ख़राब चीज़ नहीं है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो उनको बिना मेडिकेशन के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फिर वहाँ से मेरे को फिज़ियोथेरेपी का पता लगा। तो मैं धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी इकट्ठे किए, फिर यहाँ पे अप्लाई करके एडमिशन लिए, कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद इस लाइन में आए। अभी तक का अनुभव अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। तो सर, अब तक का ऐसा केस जो आपको यादगार रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा हो कि इसे देख के कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता और ये मैंने कर दिया? फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई केस चुनौती जैसा तो नहीं होता, लेकिन सारे ही हैं चुनौती जैसे ही, क्योंकि पेशेंट आपके पास आ रहा है, जी। वो होप लेके आ रहा है, तो आपके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको वैसे ही लेना है, चुनौती जैसा ही लेना है कि हाँ, आपके ऊपर किसी ने फेथ किया है, तो उनके फेथ को आपको मेंटेन करके रखना है, वैसे ही आपको मेंटेन करके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह ठीक करना है उनको। जी। जी। तो सर, अब तक की आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा केसेस मतलब कौन-सी परेशानी के आए हैं? तो देखिए मैम, हम यहाँ मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे लोगों की लॉन्ग सिटिंग जॉब होती है। तो लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, लोअर बैक का बहुत ज़्यादा इशू आता है। लोअर बैक का और सर्वाइकल का सिस्टम वर्क करते हैं लोग, तो सर्वाइकल इश्यूज आते हैं, लोअर बैक की इश्यूज आते हैं। और ओल्ड एज में देखें तो लाइक नी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कॉमन यही चल रहा है। अदरवाइज इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो स्ट्रोक से परेशान है लोग। तो यही चल रहा है, कॉमन चीज़ें यहाँ पे मेट्रो आजकल हम सिटीज में। देखते हैं कि आए दिन लोगों में सर्वाइकल की दिक्कत होती है, सर, जैसे कि आपने बताया। जी 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 तो जी। इसको फिजियोथेरेपी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी बेसिकली दवाइयों से हम पेशेंट को दूर करते हैं। दूर इसलिए करते हैं कि अगर दवाई लेंगे तो उनको आगे फ्यूचर में और भी कॉम्प्लिकेशंस आएगा। तो फिजियोथेरेपी में हम मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और प्रॉपर गाइडेंस, ergonomics के द्वारा उनको ठीक करते हैं। पहले तो असेसमेंट करते हैं, उनका एग्जामिन करते हैं किस लेवल पे है सर्वाइकल, डिस्क बल्ज है या फिर नर्व कंप्रेशन है, क्या है, रेडिएट कर रहा है। उसके बाद फिर हम असेसमेंट करने के बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद उनका फिर आगे कंटिन्यू होता है। लगभग 15-20 दिन का केस होता है, जी। 15-20 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो सर, किस एज के लोगों को सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है? अ,
हर एज के लोगों को ज़रूरत रहती है, लेकिन ज़रूरत लोगों को नहीं होती है। अगर परेशानी में है कोई, उनको ज़रूरत है फिज़ियोथेरेपी की। अब एज के हिसाब से हम बात करें, एज तो ऐसे कोई हम एक जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। अगर बच्चा है, बच्चे को अगर कुछ कंडीशंस है, तो उसमें फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। अगर उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, बोन का अगर ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, उसको भी फिजियो की ज़रूरत है। साथ ही आप मिड एज में आ जाएँ, मिड एज में ऑफिस ऑफिस वाले लोग हैं जिनको लॉन्ग सिटिंग काम करना है, जी उनको लोअर बैक का, सर्वाइकल का इशू है, तो उनको भी फिजियो की। अब आते हैं ओल्ड एज में। ओल्ड एज में लोगों को ज़्यादातर फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अ, बीच में पहले अपने टाइम पे दवाई खा के अपने आप को ख़राब कर चुके होते हैं, तो फिर बाद में उनको गठिया वाई बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जी। तो फिर फिजियोथेरेपी की हर एज में ज़रूरत है, बस कंडीशन के हिसाब से। तो जी। सर इसके रेगुलर चेकअप होने चाहिए या फिर कभी चोट वगैरह लग जाए उसके बाद ही हमें एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखिए। जी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं रखते हैं, तो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आप मेंटेन करके रखिए। अगर नहीं रख पाते हैं, तो आपको अगर कभी इंजरी होती है, तो आप वेट मत कीजिए कि हाँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास बाद में जाऊँगा या फिर ठीक हो जाएगा तो देखते हैं आगे चल के। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इंजरी होता है, तो एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएँ, उनसे गाइडेंस लें, उनसे एग्ज़ामिन करवाएँ, असेसमेंट करवाएँ, उनसे पूछें कि हाँ, कितने दिन का केस है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितनी बड़ी इंजरी है। वो भी इंजरी एग्ज़ामिन करके ही बताएँगे। हो सकता है कि आपको फर्दर डायग्नोसिस के लिए आपको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे के लिए प्रिस्क्राइब करें। जी तो वो कराने के बाद आपको आगे प्रोटोकॉल डिसाइड करना है। जी। जी। तो जैसे कि सर आपने बताया कि सर्जरी वगैरह के बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो हमने सर बहुत बार सुना है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो क्या योगदान रहता है सर उसका? जी, नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप नी रिप्लेसमेंट के बाद आप मेडिकेशन से आप मसल पावर नहीं लेके आ सकते हैं। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के बिना आप चाहें कि करा लें, तो आप खुद से घर पे एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। बस बस आपको गाइडेंस में होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के। और मेडिकेशन से आप कोई मसल पावर लेके नहीं आ सकते। तो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल होता है, एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद अर्गोनॉमिक्स सेट करते हैं कि हाँ, आपको कैसे काम करना है, और डे टू डे लाइफ में आपको कैसे एक्टिव करना है, ग्रेजुअली कैसे आपको इम्प्रूव कराना है, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जी जाए। सर। तो हमने सर बहुत लोगों के मुँह से एक चीज़ सुनी है कि फिजियोथेरेपी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ़ एक मसाज या एक एक्सरसाइज़ होती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सोसाइटी में बहुत लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी मसाज है, या फिर फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर नहीं होते, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर फिजियोथेरेपी कराने के बाद दवाइयाँ नहीं लगती हमारे शरीर को। पर ये सब मिथ है। एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। आपको फिजियोथेरेपी इसलिए कराना चाहिए क्योंकि आपको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपके बॉडी में इतनी पोटेंशियल है कि आप खुद को हील कर लें। जी, फिजियोथेरेपी आपको वही कराता है कि आप फिजियोथेरेपी बेसिकली वही है कि हम आपके बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। जी, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, उसी को वापस उसी पे काम करते हैं, उसी को बढ़ा के, और हम आपकी बॉडी को हील कराते हैं। जी, बॉडी आपकी खुद ही हील होती है, बस हम उसको हेल्प करते हैं, इम्प्रूव कराते हैं आपके हीलिंग पावर को। जी। तो सर जैसे कि बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को चोट लग जाती है जी, यंग एज में या फिर थोड़ी बड़ी एज में भी, तो लोगों को डिमोटिवेशन हो जाती है कि आगे वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सर्जरी हो गई है या फिर चोट ज़्यादा लग गई है। जी, तो जी, जी, आप जी। उन लोगों को मोटिवेशन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे कोई इंजर्ड हो जाता है जिसको डिसेबिलिटी हो गई, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई, जिसमें पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया या कुछ भी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, या फिर सेरिब्रल पैल्सी, सीपी हो गया, तो उसमें
हालाँकि ये किसी भी एज में हो सकता है। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे, हमारे लाइफ़ में अब कुछ नहीं बचा। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लाइफ़ में बहुत कुछ है। उसके बाद सरकार ने पैरा ओलंपिक कमेटी बनाया हुआ है। उनके लिए स्पेसिफ़िक गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, जिसमें उनकी इंटरेस्ट हो, जिसमें वो अच्छा कर पाएँ, उसमें आगे जा सकते हैं। और हालाँकि मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ पैरा ओलंपिक के साथ, तो जी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एकदम बहुत डिमोटिवेटेड स्टेट से शुरू होके आज गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी तो अच्छा कर सकते हैं, डिमोटिवेटेड ना हों और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अप टू डेट रखें, चेक करते रहें टाइम पे कि हाँ, कब गेम्स हो रहा है और अप्लाई करें और उसमें जाएँ। तो स्पोर्ट्स में क्या रोल रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का? स्पोर्ट्स में बहुत रोल रहता है। तो क्या क्या चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है? स्पोर्ट्स में हर चीज़ में, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आपको स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, या फिर ऑन ऑन द फील्ड आपको इंजरी हो गई, तो उसमें आप फिजियोथेरेपी के हेल्प से ही ठीक हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में बहुत रोल रहता है। एडवांस फिजियोज हैं जिसमें कि ड्राई नीडलिंग होता है, टेपिंग होता है, कपिंग थेरेपी होता है, मैनिपुलेशन होता है, एमएफआर होता है, मसल रिलीज़ करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें स्पोर्ट्स में फिज़ियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जी आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, प्रोफ़ेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट वहाँ पे मिलेंगे ही, उनके बिना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। जी जी। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल ज़माना भी इतना एआई का हो गया है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, तो जी। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों से फिजियोथेरेपी पे असर पड़ेगा कोई? रोबोटिक का असर फिज़ियोथेरेपी पे मैम कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से एक्सरसाइज़ करा रहे, तो वो पेशेंट के इमोशन को देखते हैं। जी, कब हमको रुकना है, कब हमको शुरू करना है, कब पेशेंट को पेन फ़ील हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें स्टार्ट कब करना है, रुकना कब है, वो सब कुछ देखना होता है। कहाँ तक हमें कराना है, ये रोबोट नहीं कर सकते, एआई नहीं कर सकते, जी, ये ह्यूमन ही कर सकता है और प्रोफ़ेशनल ही कर सकते हैं। तो इस जी, पे फिजियोथेरेपी पे हाँ, सब साइड अगर साइड से लेके चले इसको रोबोटिक्स को, तो ठीक है कि हाँ, हेल्प के लिए जी, जो चीज़ आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म में कराना है, जैसे कि पैरालिसिस का केस है, तो उसमें बहुत बारी होता है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है थक जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी इंसान ही है, तो बिल्कुल। उसमें रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो काम फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं वो रोबोट नहीं कर सकता। तो सर आखिरी में चाहूँगी कि सर मैं आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ ना करें जिससे कि उनकी हड्डियाँ और मांसपेशियों पे फ़र्क पड़े? जी, मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप कभी भी पूरी तरह से बेड रिडन ना हों। अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने लिए आधा घंटा निकालें, टहलें, कुछ-कुछ बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो करें, फिज़िकली आप एक्टिव रहें, ताकि आपको किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और रेगुलर तो नहीं, लेकिन वीकली, मंथली आप बॉडी चेकअप करा सकते हैं, जिसमें आप अपने बीपी, शुगर और ये जनरल चेकअप करा सकते हैं। आपकी बॉडी का, आपके पोटेंशियल का पता रहेगा कि हाँ, आप कहाँ खराब हो रहे हैं, कहाँ ठीक हो रहे हैं। और कुछ नहीं, बस आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, कुछ नहीं करना, बस एक्टिव रहना है, आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी, सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती जी, समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया। जी, थैंक यू जी, सो मच सर। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।